इतने साल लगाकर भी तू आखिर क्या बन पाया? उन कमीनों के तलवे चाटने वाला मामूली नौकर? मान जा आरव, इन सबसे अच्छा तो यही होगा कि तू सरकारी नौकरी का फॉर्म भर ले। वो लोग तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। फोन पर अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर आरव के आंसू बह निकले। पास ही बैठी उसकी मंगेतर रोशनी ने आरव को गले से लगाते हुए कहा, आज की मीटिंग के बाद जब तुम्हें कंपनी में पार्टनरशिप मिल जाएगी तो पापा भी तुम्हारी मेहनत और टैलेंट को जरूर मान जाएंगे। दिल छोटा मत करो आरव, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने रोशनी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं रोशनी, मुश्किलें कितनी भी हो, अपनी फैमिली और तुम्हारे लिए एक अच्छी लाइफ जरूर बनाऊंगा और पापा को बहुत प्राउड फील कराऊंगा। बस तुम मेरा साथ देना रोशनी, वादा करो तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। रोशनी ने कहा, कभी नहीं, चलो अब ऑफिस जाओ, लेट हो गए हो। रोशनी ने आरव को गले लगाया, फिर उसने टाइम देखा और बैग उठाकर बाहर भागा। लिफ्ट से 34वें फ्लोर पर पहुंचकर आरव मीटिंग हॉल की तरफ भागते हुए रिसेप्शनिस्ट से बोला, मिस्टर मेहता वाली मीटिंग शुरू हो गई। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मीटिंग शुरू हुए तो लगभग 1 घंटा हो चुका है। आरव ने दीवार पर लगे हुए शीशे में बाल ठीक करते हुए कहा, ओह शिट, विवान आज बहुत नाराज होगा। ये कहते ही आरव भागा और एक तेज झटके के साथ बोर्ड रूम में घुसा, जिससे सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। मीटिंग में कबीर की खराब प्रेजेंटेशन का असर उनके क्लाइंट मिस्टर मेहता पर साफ दिख रहा था। आरव ने सिचुएशन हैंडल करते हुए कहा, कबीर, इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। कबीर, जो कि इस वक्त पसीने से तरबतर था, राहत की सांस लेकर चुपचाप अपनी चेयर पर जा बैठा। आरव एक चार्मिंग स्माइल बिखेरते हुए बोला, मिस्टर मेहता, लेट होने के लिए माफी चाहता हूं। लेट मी प्लीज टेक यू थ्रू प्लान। आरव ने अगले 15 मिनट में ही पूरी मीटिंग का रुख बदल दिया और डील क्रैक कर ली। मिस्टर मेहता ने कहा, अमेजिंग यंग मैन, नॉर्मली लेट होने वालों को मैं एंटरटेन नहीं करता, लेकिन तुम में कुछ खास बात है। आरव क्लाइंट्स को बाहर ड्रॉप करने गया, तभी कबीर टाई डीली करते हुए बोला, भाई, आरव ने आकर संभाल लिया, वरना इतनी बड़ी डील हाथ से जाती। विवान टेबल पर पैर रखकर बोला, जानता हूं, इसलिए तो उस कुत्ते को अभी तक कंपनी में सहन कर रहा हूं, वरना मेरी रोशनी को मुझसे छीनने वाले को मैं अब तक मारकर काट चुका होता। कबीर ने न्यूज़पेपर को उठाते हुए कहा, लेकिन अब तू क्या करेगा? वो लड़की भी ले जाएगा और कंपनी में पार्टनरशिप भी। आखिर वो कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर ले ही आया। विवान ने न्यूज़पेपर को टेबल पर पटकते हुए कहा, घर का कुत्ता दरवाजे पे खड़ा होकर चौकीदारी कर सकता है, घर का मालिक नहीं बन सकता। चाचा का लड़का है, इसलिए कंपनी में काम करने का मौका दिया, पर अपने सर पे नहीं बिठा सकते। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर एक ईविल मुस्कान आ गई। तभी आरव मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, कंग्रेचुलेशन ब्रदर्स, ये डील हमें अब सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी एस्टैब्लिश कर देगी। विवान ने कहा, ठीक है, ज्यादा खुश मत हो और आइंदा से लेट मत होना, लास्ट वार्निंग। अब निकल और अपना काम कर। आरव बोला, आज के लिए सॉरी, वो एक्चुअली मुझे मेरे पार्टनरशिप के बारे में बात करनी है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आज सिर्फ औरम का नाम है। फाइनली कंपनी 36 से फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है। आई थिंक अब मैं कंपनी में पार्टनर बनना डिजर्व करता हूं। विवान अचानक कुर्सी से उठकर हंसते हुए बोला, क्या कहा? पार्टनर? कबीर, लगता है आरव सपने कुछ ज्यादा दिखने लगा है। एक मामूली सा एम्प्लॉय कंपनी का मालिक बनने का ख्वाब देख रहा है। आरव बोला, लेकिन विवान, हमने एक दूसरे से वादा किया था। मैंने कंपनी को आज इंडिया में नंबर 1 बनाया है। मैं ये पार्टनरशिप डिजर्व करता हूं। ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। कबीर चिल्लाया, मेहनत का पैसा मिलता है ना तुझे? इस कंपनी में काम करने वाला तू अकेला नहीं है। चुपचाप बाहर जा और काम पे फोकस कर, वरना होशियारी के चक्कर में नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। साला भिखारी कंपनी का मालिक बनने चला है। आरव गुस्से से पागल होते हुए बोला, तमीज से बात कर कबीर, अगर ये भिखारी न होता तो तू मिस्टर मेहता की इतनी बड़ी डील खो चुका होता। तभी विवान ने आरव के चेहरे को पकड़कर कहा, तमीज से तू बात कर, तो कौड़ी के नौकर कंपनी के एमडी से बात कर रहा है। और ये मत भूल कि तेरे जैसे 10 लोग मैं पैसे देकर हायर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो तू और तेरे गवार माँ बाप भूखे मरोगे, भीख मांगने को मजबूर हो जाओगे। समझा? चल निकल अब यहां से। ऐसी बातें सुनकर आरव खुद पर काबू नहीं रख सका और उसने विवान को कॉलर से पकड़कर 2 चांटे रसीद कर दिए और बोला, सुन बे, तुझे भाई मानता हूं इसलिए लिहाज कर रहा हूं,
दोबारा मेरे मां बाप के बारे में एक भी शब्द निकाला ना तो खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, समझा? अचानक हुए इस हमले की वजह से विवान का शरीर ढीला पड़ गया था, लेकिन तभी कबीर टेबल के ऊपर से कूदा और आरव पर जोरदार घूंसा चला दिया। आरव ने एक झटके में हवा में ही कबीर का कॉलर पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर फेंक दिया, और कबीर एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजे से जा टकराया। तभी अचानक जैसे विवान को होश आया और वो चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। तू देख कैसे तेरे मां बाप से अपने जूते पर नाक रगड़वाऊंगा और तेरी रोशनी को बताऊंगा असली मर्द किसे कहते हैं। यह सुनते ही आरव ने गुस्से में विवान के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे विवान पीछे कुर्सी पर जा गिरा और घिसटता हुआ प्रोजेक्टर बोर्ड से जा टकराया। विवान के चेहरे पर प्रोजेक्टर की रोशनी से अजीब अजीब डिजाइन बन रहे थे और नाक से बहुत तेज खून बह रहा था। सारा शोर शराबा सुनकर ऑफिस के कई सारे एम्प्लॉइज अंदर आ चुके थे। आरव ने एक शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, अब ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद मेरे मां बाप या मेरी रोशनी के लिए इस तरह का एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो अगली बार तुम दोनों अस्पताल इलाज के लिए नहीं, सीधा पोस्टमार्टम के लिए पहुंचोगे। यह कहकर आरव भीड़ को धक्का देते हुए बीच में से बाहर निकल गया। विवान और कबीर के लिए अपने एम्प्लॉइज के सामने इस तरह पिट जाना बहुत बड़ी इंसल्ट थी। विवान गुस्से में चिल्लाया, यहां क्या देखने आए हो? अपना काम करो सब लोग। एक एक करके सभी एम्प्लॉइज आपस में फुसफुसाते हुए बाहर चले गए। कबीर अपनी दुखती हुई कमर को हाथ लगाते हुए बोला, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वो हमारी कंपनी के सारे सीक्रेट्स जानता है। अगर उसने बाहर मुहन खोल दिया तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी, और अगर कहीं उसने खुद की कंपनी खोल ली तो मुझे डर है कि वो कुछ ही टाइम में हमें मार्केट से बाहर कर देगा। विवान खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मुझे पता था कि कभी न कभी यह दिन जरूर आएगा। विवान के पास हर मुसीबत का एक ही सॉल्यूशन था, उसका ब्रह्मास्त्र जोरावर। विवान ने चिल्लाकर आवाज लगाई, जोरावर। तभी एक 6 फुट 5 इंच लंबा और खूंखार दिखने वाला आदमी कैबिन के अंदर आया। जोरावर सिर्फ उसका बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि उसकी परछाई था, जो उसके सारे काले कामों को अंजाम देता था। विवान ने उसे आंखों से इशारा किया और जोरावर आंखों में एक खूनी चमक लेकर मुस्कुराते हुए चुपचाप बाहर निकल गया। कबीर घबराते हुए आगे आया और बोला, बाकी सब तो ठीक है भाई, लेकिन रोशनी का क्या करेंगे? वो कंपनी की चीफ ऑडिटर में से एक है और वो आरव को कभी धोखा नहीं देगी। अगर उसने कोर्ट में गवाही दे दी तो सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ये सुनते ही विवान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और वो बोला, लगता है कि तू अपने भाई को बहुत कम आंक रहा है। मैंने ऐसे ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं किया है। इधर घर पहुंचते ही आरव ने गुस्से में बैग सोफे पर पटका और कमरे में टहलने लगा। रोशनी सब कुछ देखकर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। आरव चिल्लाया, साले धोखेबाज, उन दोनों ने मुझे पार्टनरशिप देने से साफ साफ मना कर दिया। मैं अब क्या करूंगा? रोशनी, कहीं पापा सही तो नहीं कह रहे थे? क्या मैंने सचमुच गलत लोगों पर भरोसा कर लिया? अचानक रोशनी आरव की तरफ मुड़ी और उसे गले लगाते हुए बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे। टाइम आ चुका है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो। थैंक गॉड। थैंक यू सो मच रोशनी। अगर तुम ना होती तो मैं शायद अपनी हिम्मत खो बैठता। रोशनी ने अपने फोन पर टाइम देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार खड़खड़ाहट हुई। पुलिस, दरवाजा खोलो। आवाज सुनते ही आरव फ्रीज सा हो गया, इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है। अचानक ही पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और 6-7 पुलिस वाले अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर रावत अंदर घुसते ही बोला, आरव वर्मा, तुम्हें फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस में गिरफ्तार किया जाता है। ऑरम वेंचर्स से करीब 150 करोड़ का स्कैम हुआ है। तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। आरव ने घबराते हुए पूछा, यह कैसे हो सकता है? मैंने कभी कोई फ्रॉड नहीं किया है। इंस्पेक्टर ने आरव के हाथ में हथकड़ी डालते हुए कहा, यह सब अब कोर्ट में कहना। तुम्हारे अकाउंट से 150 करोड़ के इलीगल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि तुम्हारी कंपनी के ही क्लाइंट्स के अकाउंट से चुराए गए हैं। यह कहते हुए इंस्पेक्टर आरव को अपने साथ ले जाने लगा। आरव रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, रोशनी, यह सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, रोशनी हमारी कंपनी की चीफ ऑडिटर है, वो बताएगी कि यह बिल्कुल झूठ है।
इंस्पेक्टर ने आरव का कॉलर पकड़ते हुए कहा, उन्हें जो कुछ भी कहना है वो कल कोर्ट में आकर कह सकती है। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ चुपचाप चलना होगा। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो आरव, मैं कल पूरे सबूत के साथ कोर्ट में आऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरव ने रोशनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर रावत उसे धकेलते हुए बाहर ले गया। अगली सुबह कोर्ट के बाहर पुलिस जीप में से आरव उतरा। चारों तरफ न्यूज रिपोर्टर की भीड़ लगी हुई थी। पूरे मीडिया में एक ही खबर छाई हुई थी, ऑरम वेंचर्स के एग्जीक्यूटिव आरव वर्मा को धोखाधड़ी के लिए किया गया गिरफ्तार। एक मिडिल क्लास लड़का रातों रात कैसे बना करोड़पति। आरव के मां बाप भी भीड़ में से होते हुए उसके पास पहुंचे और आरव की हालत देखकर दंग रह गए। एक ही रात में आरव के चेहरे का रंग उतर चुका था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे छा चुके थे। आरव की मां सरला, जो देख नहीं सकती थी, उसका हाथ थामते हुए बोली, बेटा मुझे पता है तू बेकसूर है, तूने इतनी मेहनत करके अपने लिए कंपनी में जगह बनाई थी, फिर तू ऐसा काम क्यों करेगा। आरव की आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ नहीं किया मां, मेरा भरोसा करो, मुझे फंसाया गया है। आरव के पापा महेश बोले, बेटा हीरे की कीमत भी तब होती है जब वो सही जगह पर हो, वरना सारे कोयले मिलकर हीरे के मुंह पर कालिक पोत उसकी चमक खत्म कर देते हैं। तू इंसान परखना नहीं सीख पाया बेटा, और अब मैं जिंदगी भर तेरी मां की अंधी आंखों के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा कि आपने हमारे बेटे को क्यों नहीं बचाया। तभी भीड़ को चीरते हुए आरव का 16 साल का भाई कुणाल वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और वो बोला, ये सब करने से पहले एक बार हम लोगों के बारे में भी तो सोच लेता। तुझे पता भी है कि कॉलेज में मेरे साथ क्या हुआ है। अरे मेरा तो छोड़, पूरे मोहल्ले में मम्मी पापा के साथ जो हो रहा है वो मैं बता भी नहीं सकता। आरव ने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं कुणाल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, पुलिस उसे धक्का मारते हुए कोर्ट के अंदर ले गई। कोर्ट में एक एक करके आरव के खिलाफ सबूत और गवाह पेश किए गए। आरव का केस बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था, लेकिन आरव को राहत थी तो बस एक बात की कि रोशनी के चेहरे पर अब भी एक कॉन्फिडेंस था और एक मुस्कान थी, जो आरव को बार बार ये यकीन दिला रही थी कि रोशनी उसे इस केस से बचा ले जाएगी। आखिरकार जब वकील ने रोशनी को कटघरे में बुलाया तो आरव ने उसे इशारे से थैंक यू कहा। मोटा चश्मा पहने हुए वकील ने रोशनी के पास जाकर कहा, मिस रोशनी, आप ऑरम वेंचर्स की चीफ ऑडिटर हैं। मिस्टर आरव पर जो कोई भी इल्जाम लगे हैं वो सच है या झूठ। आरव और उसके पूरे परिवार का सारा ध्यान रोशनी पर ही था। तभी रोशनी ने मुस्कुराकर एक नजर आरव को देखा और बोली, कंपनी की चीफ ऑडिटर होने के नाते मैं कोर्ट को बताना चाहती हूं कि मिस्टर आरव पिछले काफी टाइम से कंपनी के अंदर रहकर ही गैर कानूनी कामों में मिले हुए थे, और यह बात मुझे तब पता चली जब कंपनी के ऑनर्स ने स्पेशली एक इंटरनल ऑडिट करवाई, क्योंकि उन्हें शक था कि कंपनी में कुछ इलीगल काम चल रहे हैं। ये रहे सभी डॉक्यूमेंट्स। रोशनी ने फाइल से डॉक्यूमेंट्स निकालकर कोर्ट को दे दिए। रोशनी का एक एक शब्द आरव को किसी सपने जैसा लग रहा था, मानो सब कुछ एक झूठ हो। वो अपनी जगह पर जड़ सा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने पूरे दिल से चाहा, आज वो ही उसकी आंखों के सामने ही उसे धोखा दे रही थी। रोशनी चुपचाप जाकर विवान के बगल में बैठ गई। अचानक ही आरव गुस्से से फूट पड़ा, धोखेबाज, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया और तुमने मुझे उसके बदले ये दिया, सिर्फ इसलिए कि विवान कंपनी का मालिक है। क्या मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं थी? आरव को वायलेंट होता देख पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जज ने फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला है कि मिस्टर आरव वर्मा इस केस में दोषी पाए जाते हैं और उन्हें 7 साल की सजा और उन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इस स्थिति में उनके परिवार की सारी प्रॉपर्टीज और जमीन बेचकर भी ये पैसे रिकवर किए जाएंगे। एक पल में ही आरव की पूरी जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। उसकी जिंदगी भर की मेहनत तो बर्बाद हो ही चुकी थी, साथ ही साथ वो अपने घर वालों की जिल्लत भरी जिंदगी का कारण भी बन गया था। आरव चुपचाप सर झुकाए कोर्ट से निकला गया। कोर्ट के बाहर ही विवान, कबीर और रोशनी आरव का इंतजार कर रहे थे। विवान मुस्कुराकर बोला,
मैंने कहा था ना, बहुत महंगा पड़ेगा। एक रात में तेरी पूरी जिंदगी मैंने खत्म कर दी। अब तेरे घर वाले जिंदगी भर भीख मांगते हुए गुजारेंगे। कबीर ने एक एरोगेंट स्माइल के साथ कहा, तुझे क्या लगा था तेरे जैसे सड़क छाप आदमी से रोशनी जैसी लड़की कभी पटेगी? कभी नहीं। अब तू जेल में जाकर सड़ेगा। आरव की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसने एक नजर रोशनी को देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाया। वो गुस्से से कांपते हुए चुपचाप पुलिस के साथ वहां से चला गया। वक्त बीता, लेकिन विवान की नफरत अब भी बची थी। एक दिन कबीर शराब का ग्लास विवान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अब उसके बारे में भूल भी जा भाई। आरव को जेल गए हुए 6 महीने हो गए हैं। अब अपना फोकस रोशनी पर लगा। विवान ने ग्लास से एक सिप लेते हुए कहा, मैं भी उसे भूल जाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि रोशनी उसे नहीं बुला पा रही है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक रोशनी मेरी नहीं हो पाएगी। विवान फोन मिलाकर बोला, जोरावर दंगे शुरू कर दो, बस एक बात का ध्यान रखना कि आरव वर्मा जिंदा ना बच पाए। लगभग 2 घंटे बाद टीवी पर एक न्यूज एंकर चिल्लाते हुए बोल रहा था, फाइनली पुलिस ने दंगों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इस दौरान जेल में लगी आग के कारण कई कैदी जलकर मारे गए हैं। जलकर मरे हुए कैदियों में 6 महीने पहले फ्रॉड के केस में पकड़े गए आरव वर्मा का भी नाम बताया जा रहा है। रिपोर्ट है कि उनका शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और उन्हें पहचान पाना भी नामुमकिन है। इसी के चलते दंगों को बीते भी 2 साल से ज्यादा हो गए थे। आरव की मौत को हर किसी ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शहर के बाहर एक फार्म हाउस में एक बूढ़ा गैंगस्टर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ उसके सारे गनमैन खड़े थे। तभी एक डॉक्टर एक जवान लड़के के चेहरे से ढेर सारी पट्टियां हटाते हुए बोला, प्लास्टिक सर्जरी पूरी तरह सक्सेस हुई है। गैंगस्टर खुश होकर अपनी कुर्सी से उठा और उस लड़के के पास जाकर बोला, परफेक्ट, आरव वर्मा सचमुच आग में जलकर मर गया, लेकिन आज उसका दूसरा जन्म हुआ है। आज से तू रायजादा है, राघव रायजादा। आज से तू मेरा बेटा है, रघु रायजादा की अरबों की संपत्ति का इकलौता वारिस। आरव, जो कि अब राघव बन चुका था, बदले की आग में जल रहा था। वो शीशे के सामने जाकर अपने नए चेहरे को निहारते हुए बोला, रघु भाई, एक सच्चा प्यार करने वाले मासूम दिल को तोड़ने का अंजाम क्या होना चाहिए? अगर एक भाई दूसरे भाई की पीठ पर छुरा घोंप दे तो क्या सजा मिलनी चाहिए? रघु भाई मुस्कुराते हुए बोले, मौत, खून, तबाही, बदला, टोटल डिस्ट्रक्शन। राघव ने पीछे पलटकर रघु भाई के कंधे पर हाथ रखा और एक खौफनाक तरीके के साथ कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। क्या विवान, कबीर और रोशनी झेल पाएंगे राघव के बदले का कहर? आखिर रोशनी ने आरव को धोखा क्यों दिया? क्या कुणाल कभी आरव को माफ कर पाएगा? कहानी ने नया मोड़ ले लिया था और आरव के दिल में अब बदले की आग जल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ विवान बेचैनी से बोर्ड मीटिंग में इधर उधर घूमते हुए चिल्ला रहा था, अगर इस बार भी यह डील हमारे हाथ से निकल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी बोर्ड के मेंबर्स इस वक्त विवान के डर से चुपचाप बैठे हुए थे। तभी डायरेक्टर हेड संजय दीक्षित ने हिम्मत करके कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, मिस्टर सलूजा पिछले 6 सालों से ही हमें कॉन्ट्रैक्ट देते आए हैं और इस बार भी हमें ही मिलेगा। विवान इस वक्त अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को घुमा रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। संजय ने फोन उठाया और कुछ ही पलों बाद वापस रख दिया। विवान खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, तो मिस्टर संजय, अच्छी खबर या बुरी खबर? संजय विवान के पास पहुंचा और एक दबी हुई आवाज में बोला, सर, वो कॉन्ट्रैक्ट भी के एमएस ग्रुप के हाथ चला गया है। यह सुन अचानक विवान हंस पड़ा और घूमते हुए तेजी से संजय दीक्षित का सर पकड़कर दीवार में मार दिया। यू ब्लडी बास्टर्ड, हर महीने लाखों की सैलरी लेने के बाद भी तुम एक कल की आई कंपनी से हार रहे हो। पिछले 10 सालों में हमें इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। चले जाओ। सभी बोर्ड मेंबर घबराए हुए उठे और संजय को अपने साथ लेकर बाहर निकल गए। तभी विवान का फोन बजा। उस पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। विवान ने फोन उठाया। सामने से एक अनजान आवाज आई, हेलो मिस्टर विवान। विवान आवाज को पहचानने की कोशिश करते हुए बोला, हेलो, कौन बोल रहा है और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो आदमी हंसते हुए बोला, प्यासा कुएं का पता लगा ही लेता है। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पास आपकी हर खबर है। आखिरकार अगर मुझे औरम वेंचर को हराकर KMS को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना है
तो अपने नंबर 1 राइवल को तो जानना जरूरी है। केएमएस का नाम सुनते ही विवान गुस्से में आ गया और बोला, अच्छा, तो तुम हो जो पिछले कुछ टाइम से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीन रहे हो, मिस्टर राघव रायजादा। राघव मुस्कुराते हुए बोला, नो मिस्टर विवान, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट छीन नहीं रहा। बात यह है कि इट्स सिंपल, आई एम बेटर देन यू। बहुत ही जल्द पूरी इंडस्ट्री में मेरा बोलबाला होगा, इसीलिए आज इस खुशी के मौके पर मैंने एक सक्सेस पार्टी रखी है। इसीलिए जाहिर है सबसे पहला इनविटेशन आपको ही दिया जाए। यह सुनते ही विवान ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, मैं तुम्हारा मजाक अच्छे से समझ रहा हूं, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। पिछले 10 सालों से ऑरम वेंचर इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है, और इस वक्त हम लोकल नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स से कंपीट कर रहे हैं। ये छोटी मोटी डील्स हमारे लिए एक माइनर सेटबैक है, और आइंदा से मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए विवान ने गुस्से से फोन काटा और टेबल पर पटक दिया। हालांकि अभी अभी विवान ने राघव के आगे बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन वो भी जानता था कि पिछले 10 सालों में कंपनी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। तभी विवान के केबिन में जोरावर आया और बोला, आपने बुलाया था सर? विवान अपने माथे से बाल पीछे करते हुए बोला, हां जोरावर, राघव रायजादा मेरे गले की हड्डी बन गया है। अचानक आकर पिछले 1 साल में मेरी नाक के नीचे से मेरे 6 कॉन्ट्रैक्ट उठाकर ले गया। पता लगाओ इसके बारे में। जोरावर मुस्कुराया और बोला, हो जाएगा। विवान लगातार फोन पर कबीर को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कबीर उसका फोन नहीं उठा रहा था। विवान अचानक चिल्लाया, और ये कबीर कहां है? आज की मीटिंग में उसका होना बहुत जरूरी था। पिछले कुछ टाइम से वो भी ऑफिस से गायब रहने लगा है। उसे घर से लेकर आओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जोरावर ने हां में सिर हिलाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में एक अंडरग्राउंड क्लब लिमिटलेस के अंधेरे कोने में बैठकर कबीर शराब के साथ साथ कोकेन की लाइंस खींच रहा था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे, और उसकी गोद में बैठी उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड अनन्या थी। वो सभी वहां बैठकर काफी शोर मचा रहे थे। अचानक कबीर उठकर बोलिंग एरिया के पास आया और एक बोलिंग बॉल को उल्टा झुककर अपनी टांगों के नीचे से फेंकते हुए बोला, गाइस, आज तुम्हारा भाई नया शॉट ट्राई करेगा। कबीर के सारे दोस्त उसे चीयर करने लगे। तभी आकाश, जो कि ऑरम की राइवल कंपनी फिनाइक्यू सिस्टम्स के सीईओ का बेटा था, उसने चुपके से जाकर कबीर का वॉलेट उठा लिया और फिर कबीर के पास जाकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्या बात है कबीर, आखिरकार तुम अपनी असली पोजीशन में आ ही गए। ये पोजीशन तुझे सूट भी करती है, क्योंकि अपने टैलेंट के दम पर तो तू कभी किसी कंपनी का एमडी तो क्या, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सकता। कबीर ने बॉलिंग बॉल फेंककर सारे पिंस एक झटके में गिरा दिए। फिर स्टाइल से उठकर बोला, जिसके पास पावर होती है ना बेटा, उसे टैलेंट की जरूरत नहीं होती, समझा? कबीर वर्मा इज अ विनर। तेरे जैसे आलतू पालतू से मुझे फर्क नहीं पड़ता, चल हट। ये कहते हुए कबीर ने आकाश को एक धक्का दे दिया और वापस सोफे पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगा। कबीर के सभी दोस्त ये देखकर शोर मचाने लगे और आकाश को चिढ़ाने लगे। गुस्से से बौखलाया हुआ आकाश क्लब के मैनेजर के पास गया और बोला, ड्रग्स पकड़े जाने की वजह से पिछले 6 महीने से क्लब बंद था, तो अब क्या चाहते हो कि नया ऑनर यहां इन लोगों को ड्रग्स लेते हुए देखे? सोचो अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। मैंने सुना है कि नया ऑनर बहुत ही सख्त है, और वैसे भी इन भिखारियों के पास ड्रिंक्स और खाना अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने घबराते हुए कहा, लेकिन सर, वो कबीर वर्मा है, ऑरम वेंचर्स के। आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, तो उसके बिल के पैसे कंपनी से मंगाएगा। अपनी नौकरी बचानी है तो जाकर इनको अभी के अभी यहां से निकाल। मैनेजर आकाश की बात मानते हुए कबीर के पास गया और बोला, सर, यहां पर अल्कोहल के अलावा बाकी के नशे अलाउड नहीं है। तभी कबीर का एक दोस्त लाइंस खींचते हुए बोला, अबे तू घना तीतर बन रहा है, पता है ना कि हम लोग कौन हैं? मैनेजर एक पल को तो घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए बोला, मैं जानता हूं कि आप लोग कौन हैं, लेकिन फिर भी रूल्स तो रूल्स होते हैं। हमारे नए ओनर बहुत सख्त हैं, वो नहीं चाहते कि बार में कोई भी गैरकानूनी काम हो। तभी एक वेटर कुछ ड्रिंक्स के साथ कुछ स्नैक्स लाया, लेकिन मैनेजर ने उससे टोक दिया और कहा, बस बहुत हुआ, ये लोग पहले अपना पुराना बिल चुका दें, तब बाकी चीजें सर्व की जाएंगी। ये बात सुनकर कबीर का माथा ठनका और उसने मैनेजर का गला पकड़ लिया। क्या कहा बे, तुझे क्या लगता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता? तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है?
इंडिया की सबसे बड़ी फिनकॉर्प कंपनी के एमडी से बात कर रहा है। तभी पीछे से आकाश ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, अगर इतना ही बड़ा आदमी है तो बिल क्यों नहीं चुका देता? एक मामूली से मैनेजर के मुंह क्यों लग रहा है? कबीर हंसते हुए बोला, अगर बचपन में स्कूल में तेरी मम्मी के हाथ का टिफिन न खाया होता ना, तो आज मैं तुझे अपने हाथों से दबा के रैप्टे खिलाता। बट कीप इट, एक न एक दिन तू मेरे हाथों से पिटने में जरूर कामयाब होगा। यह कहते हुए कबीर ने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसका वॉलेट गायब था। कबीर बोला, अनन्या, मेरे वॉलेट में से क्रेडिट कार्ड निकाल और पे कर दे। अनन्या पास आती हुई बोली, लेकिन मेरे पास वॉलेट नहीं है। यह सुनते ही कबीर सोफे के पास गया और वॉलेट ढूंढने लगा। यह देख आकाश जोर जोर से चिल्लाकर सारी भीड़ इकट्ठा करते हुए बोला, ये देखो, ये हैं वर्मा फैमिली के नवाब। यहां क्लब में मुफ्त का खाना खाने और शराब पीने आ जाते हैं और बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। तभी मैनेजर कबीर का कॉलर पकड़ते हुए बोला, अगर जेब में पैसे ना हो तो बाहर बैठकर बाकी भिखारियों की तरह इंतजार किया करो, बचा हुआ खाना वहां पहुंच जाएगा। मैनेजर की यह बात सुनते ही कबीर का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने उसके मुंह पर 2 घूंसे जड़ दिए और एक लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। मैनेजर दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, सिक्योरिटी, मारो इन हरामखोरों को और बाहर फेंक दो। देखते ही देखते अचानक 5-6 बाउंसर्स अंदर आकर कबीर और उसके दोस्तों को पीटने लगे। बाउंसर्स को देखकर मैनेजर भी जोश में आकर कबीर का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। तभी झटके से क्लब का दरवाजा खुला और 2 बाउंसर्स जमीन पर आ गिरे। काला सूट पहने एक आदमी दरवाजे की रोशनी में से चलता हुआ अंदर आया और सनग्लास उतारते हुए बोला, छोड़ दो उसे। क्लब में हर किसी का ध्यान उस आदमी की तरफ था। मैनेजर ने एक गुस्से भरी आवाज में कहा, कौन है तू? आगे से हट जा लड़के। तभी अचानक एक स्पॉटलाइट उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। वो और कोई नहीं बल्कि नए चेहरे के साथ राघव था। राघव मैनेजर के पास आकर बोला, नहीं हटा तो। मैनेजर हंसकर बोला, सिक्योरिटी, एक और मुर्गा हलाल होने आया है। मैनेजर के इतना कहते ही 3-4 बाउंसर्स ने मिलकर राघव पर हमला कर दिया, लेकिन राघव ने गजब की एबिलिटी दिखाई और चारों बाउंसर्स को एक एक घूंसे और लात में ही ढेर कर दिया। राघव आगे बढ़कर मैनेजर का हाथ कबीर के गले से हटाते हुए बोला, मेरा क्लब अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाएगा। मैं ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरे मेहमान को कोई इतनी बुरी तरह ट्रीट करे। यह कहकर राघव ने एक जोरदार घूंसा मैनेजर के पेट पर मारा। मैनेजर घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, क्या आप राघव सर हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने यंग होंगे। राघव ने जवाब दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे क्लब का मैनेजर इतना बदतमीज होगा। आज से तुम यहां काम नहीं करोगे। तभी राघव ने हाथ से इशारा किया और उसके साथ आए 2 आदमियों ने सभी बाउंसर्स और मैनेजर को बाहर फेंक दिया। राघव ने कबीर के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी, उस बदतमीज मैनेजर की तरफ से मैं माफी मांगना चाहता हूं। कबीर ने कपड़े झाड़ते हुए कहा, मैं उसको अपने आप भी हैंडल कर सकता था। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आई नो, आप कबीर वर्मा औरम वेंचर्स के एमडी हो। आप चाहो तो मेरा ये छोटा सा क्लब बंद भी करवा सकते हो, लेकिन एक एडवाइस दूं, आप मुझे अपना दोस्त बनने का मौका दो ताकि मैं अपनी इस गलती की भरपाई कर सकूं। राघव ने हाथ बढ़ाकर कहा, राघव रायजादा ऑफ के एमएस ग्रुप। मैंने आपको और आपके भैया को इंस्पिरेशन मानकर अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की है। आई होप कि आप मुझे माफ कर देंगे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके मेरे दोस्त। राघव ने एक बार फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आपने मुझे दोस्त कहा है तो आज की रात मेरी सक्सेस पार्टी में आपको आना ही होगा। कबीर ने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। उसके बाद कबीर और राघव के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और उनकी दोस्ती काफी मजबूत हो गई। तभी राघव को रघु भाई का फोन आया और वो बोले, राघव, सोहना रोड एरिया में कोई लोकल गुंडा मेरे आदमियों को परेशान कर रहा है। तुम एक बार जाकर देख लो और प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू किया या नहीं। राघव मुस्कुराया और कबीर को देखकर बोला, बीज बो दिया है, बस अब उसके पेड़ बनने का इंतजार है। फोन काटकर राघव कबीर को बाएं बोलकर वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कार की पैसेंजर सीट पर बैठे हुए राघव ने एक सुनसान सी सड़क पर नोटिस किया कि एक काले रंग की महंगी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था।
वैसे तो ये एक आम बात थी, लेकिन राघव की सांसें तब थम सी गईं जब उसने गाड़ी के पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की को साड़ी पहने हुए देखा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रोशनी थी, और रोशनी के साथ खड़ा था विवान, जो उसे जोर जोर से डांट रहा था। रोशनी की आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी। ये नजारा देखते ही राघव ने तुरंत अपनी गाड़ी एक झटके से रुकवा दी। रोशनी का चेहरा देखते ही राघव को लगा मानो कल की ही बात थी, जब रोशनी और उसकी शादी होने वाली थी। राघव गाड़ी से बाहर निकला और अपने जोर से धड़कते हुए दिल के ऊपर हाथ रखकर तेज सांसें लेने लगा। राघव की आंखों की मासूमियत रोशनी को देखते ही गायब हो गई, और देखते ही देखते गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगीं। इतने सालों बाद आखिरकार रोशनी के सामने आने पर क्या होगा राघव का रिएक्शन? क्या रोशनी राघव की असली पहचान जान लेगी? राघव और कबीर की दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा जब कबीर जान जाएगा उसकी सच्चाई? क्या रोशनी और विवान का सामना कर पाएगा राघव? क्या राघव कबीर का इस्तेमाल करके अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? विवान गाड़ी के टायर को लात मारते हुए जोर से बोला, शिट, आज का पूरा दिन ही खराब है। पहले सुबह सुबह ऑफिस में डील हाथ से गई, और अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। यहां दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। रोशनी ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए धीरे से कहा, तुम हर छोटी बड़ी बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर गाड़ी खराब हो गई तो मेरी क्या गलती है विवान? विवान ने रोशनी के चेहरे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मुझसे बहस मत करो। जब से तुम आई हो मेरी लाइफ में सब गलत ही गलत हो रहा है। रोशनी की आंखों से 2 आंसुओं की बूंदें टपक पड़ी। विवान को और गुस्सा आ गया और वो बोला, अब ये नाटक मेरे सामने मत करो, मैंने फोन कर दिया है, दूसरी गाड़ी आती ही होगी। इतने में राघव रोड क्रॉस करके उन दोनों के पास पहुंच चुका था। राघव ने अपने सनग्लासेस हटाए और कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं? एक अनजान आदमी को पास आते देख रोशनी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। विवान ने कहा, नहीं, मैंने घर पर फोन किया है, ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेकर आ ही रहा है, तुम अपना काम करो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है, आपको इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी लगता है मैम यहां खड़ी होने में कंफर्टेबल नहीं है। आप चाहें तो मेरी गाड़ी लेकर जाइए, मैं दूसरी गाड़ी मंगवा लूंगा। विवान चिढ़ते हुए बोला, बोला ना, नहीं चाहिए, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। ये बात सुनते ही राघव धीरे धीरे विवान की ओर बढ़ने लगा। राघव को इस तरह नजदीक आता देख विवान थोड़ा सा घबरा गया और एक कदम पीछे हटकर बोला, क्या है? राघव विवान के पास पहुंचा और धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर बोला, क्या आप विवान वर्मा हैं? मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूं, ऑरम वेंचर्स के ओनर, राइट? विवान ने कंफ्यूजन में सिर हिलाते हुए राघव से हाथ मिलाया और कहा, हां, तुम कौन? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, आई एम अ बिग फैन, राघव रायजादा, ऑनर ऑफ के एमएस ग्रुप। आज सुबह ही आपसे मेरी फोन पर बात हुई थी। यह सुनते ही विवान ने राघव का हाथ झटक दिया और जमीन पर थूकते हुए कहा, अच्छा तो तू है, मैंने तुझे फोन ना करने को कहा था तो तू मेरा पीछा करता हुआ यहां पहुंच गया। एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरी ये चापलूसी मेरे आगे नहीं चलने वाली। अगले 1 साल में अगर मैंने तुझे मार्केट से बाहर ना कर दिया तो मेरा नाम भी विवान वर्मा नहीं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप तो खामखा बुरा मान गए, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहां आप खड़े हुए हैं, मुझे लगा कोई मुसीबत में है तो मदद करनी चाहिए। राघव ने रोशनी को देखते हुए कहा, अब आप ही बताइए, क्या आपके पति का इस तरह का बिहेवियर सही है? ये बात सुनते ही रोशनी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगी और बोली, वो मेरे पति। इससे पहले कि रोशनी बात पूरी कर पाती, विवान ने राघव का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तू बार बार उससे क्यों बात कर रहा है? सीधा मुझसे बोलना। विवान का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो किसी भी पल राघव पर हाथ उठा सकता था, लेकिन तभी तेज आवाज करती हुई एक गाड़ी सड़क पर लहराते हुए आई और विवान की खराब गाड़ी से थोड़ा आगे जाकर जोरों की आवाज करते हुए रुकी, जिसकी वजह से धूल उड़कर विवान के नाक मुंह में चली गई और वो खांसने लगा। लेकिन राघव ने पहले ही अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया था। तभी गाड़ी में से धीरज, जो कि एक मोटा सा हंसमुख आदमी था, खिड़की में से सिर निकालते हुए हाथ हिलाकर बोला, विवान बाबा, मैं गाड़ी लेकर आ गया, इतनी दूर क्यों खड़े हो, आके बैठो ना। ड्राइवर की ऐसी हरकत से विवान गुस्से में आ चुका था।
उसी पर राघव मुस्कुराते हुए बोला, आपका ड्राइवर एक कमाल का कैरेक्टर लगता है। विवान ने राघव की बात को नजरअंदाज किया और रोशनी से बोला, एक मिनट रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। अब आखिरकार कुछ पलों के लिए ही सही। राघव रोशनी के पास अकेला खड़ा था। आरव के दिल में एक साथ कई सारे इमोशंस चल रहे थे। वो रोशनी को पकड़कर झकझोर देना चाहता था और चिल्लाकर पूछना चाहता था कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया। लेकिन राघव आरव की तरह कमजोर नहीं था। वो मुस्कुराते हुए स्वैग के साथ आगे बढ़ा और बोला, आप जरूर रोशनी कपूर होंगी, काफी नाम सुना है आपका। ओह रियली? रोशनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राघव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, डिप्टी सीएम की इकलौती लड़की, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जो चाहा वो मिल गया और जब जी भर गया तो फेंक दिया। पता है हमारी इंडस्ट्री में सब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या? रोशनी ने तीखी निगाहों से देखा। राघव बोला, यू आर अ रियल हार्ट ब्रेकर। रोशनी ने उसी तीखे लहजे में कहा, तो आप भी कुछ दूर ही रहिए, ऐसा ना हो कि आपका भी दिल टूट जाए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे झूठा खाने की आदत नहीं है। रोशनी ये सुनते ही हैरान हो गई और बोली, व्हाट? राघव हंसते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। तभी एक छोटी बच्ची गुलाब के फूल लेकर आई और बोली, भैया दीदी के लिए गुलाब ले लो ना, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। रोशनी ने एम्ब्रेस होते हुए कहा, जाओ यहां से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राघव ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, कम ऑन, और छोटी बच्ची से गुलाब लेते हुए रोशनी की तरफ बढ़ाकर बोला, दुनिया के सबसे खूबसूरत गुलाब की तौहीन में एक गुलाब अर्ज है। राघव की यह बात सुनते ही अचानक रोशनी की आंखों के आगे आरव की यादें छा गईं। आरव भी हमेशा उसके लिए गुलाब लाया करता था और यही लाइन बोला करता था। रोशनी को मानो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहा और उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी राघव ने गुलाब को हवा में छोड़ दिया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसे अपने पैरों से कुचलते हुए बोला, अक्सर शायर ऐसी बकवास लाइंस बोलकर लड़कियों को खुश करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो कमजोर होते हैं। नोट मी, बाय द वे, आज रात की पार्टी में आप भी इनवाइटेड हैं। आई होप आप जरूर आएंगी। ये कहते हुए राघव रोड क्रॉस करके अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रोशनी अब भी हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। फिर वो नीचे झुकी और उस कुचले हुए गुलाब के फूल को अपने हाथों में उठा लिया। दूसरी तरफ इस टाइम विवान धीरज के साथ बातों में उलझा हुआ था। क्या तुम गाड़ी सीधे सीधे चलाकर नहीं ला सकते? इस तरह सड़क पर लहराने का क्या मतलब है? धीरज मुंह फुलाते हुए बोला, क्या विवान बाबा, अगर मैं सीधा सीधा गाड़ी चलाकर आऊंगा तो मेरे दोस्त मुझे हैवी ड्राइवर कैसे समझेंगे? समझते नहीं हो यार, चलो गाड़ी में बैठो। विवान फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, अरे क्या गाड़ी में बैठो, रोशनी वहां पीछे खड़ी है और तुमने गाड़ी इतनी दूर लाकर खड़ी कर दी। गाड़ी रिवर्स में लो और वापस चलो। धीरज ने मुंह बाहर निकालकर मुस्कुराकर कहा, यह तो नहीं हो सकता। अब क्या है कि मैं भाई का बहुत बड़ा फैन हूं। एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। गाड़ी एक बार आगे चली गई तो पीछे नहीं जा सकती। आखिरकार विवान ने फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी का दरवाजा खोला और धीरज को बाहर खींचकर नीचे गिरा दिया और गाड़ी खुद चलाकर रोशनी के पास ले गया। धीरज किसी तरह अपने मोटे बदन को दोनों पैरों पर लिए दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ आते हुए चिल्लाया, अरे मेरे को तो लेकर जाओ। विवान ने कहा, रोशनी गाड़ी में बैठो। लेकिन तभी उसकी नजर रोशनी के हाथों में पकड़े गुलाब पर गई। विवान तुरंत गाड़ी से उतरा और उसने चारों ओर देखा, लेकिन राघव जा चुका था। विवान ने वो गुलाब छीनते हुए एक बार फिर मसल दिया और बोला, चुपचाप गाड़ी में बैठो, और गाड़ी लेकर चल पड़ा। दूसरी ओर सोहना रोड इलाके के एक बड़े से गोदाम में एक 50 साल का बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था। करीब 5-6 बदमाश जैसे दिखने वाले आदमी हाथों में डंडे और हथियार लिए खड़े थे। उनके बीच में एक कार के बोनट पर एक कम हाइट वाला पहलवान जैसा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ केले खा रहा था। पास ही एक मोटा आदमी दूध का बड़ा मग लिए खड़ा था। बूढ़ा आदमी हाथ जोड़कर बोला, राठी भाई, इस गोदाम से इतनी कमाई नहीं है कि मैं 2 जगह पैसे दे सकूं। चौधरी के आदमी पहले ही इस महीने की वसूली कर चुके हैं, अब मैं आपके पैसे कहां से लाऊं? राठी ने दूध का मग लिया और बोनट से उतरकर बोला, चौधरी अब इस इलाके में वसूली नहीं कर सकता, गद्दार है वो।
तभी तो चूहे की तरह चुप कर बैठा है। देख बुढ़े, वफादारी केवल उससे जो लायक हो, वरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अब मेरे ये पहलवान जब तेरी हड्डी पसली तोड़ेगे तो तुझे बचाने चौधरी आएगा या उसका बाप? तभी एक महंगी सी गाड़ी जोरदार ब्रेक लगाते हुए गोदाम के आगे आकर रुकी। सभी लोगों ने गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी में से राघव निकलकर गोदाम के अंदर आया। एक पहलवान गुस्से से बोला, कौन है बे तू? राघव ने नजरें घुमाते हुए पूछा, तुम लोगों में से राठी कौन है? राठी कार के बोनट पर बैठते हुए बोला, मैं हूं। क्या बात है छोरे, स्कूल में एडमिशन कराना है क्या? या आज मम्मी ने दूध नहीं पिलाया जो इधर शिकायत लगाने आ गया? सभी पहलवान जोर जोर से हंसने लगे। राघव ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, शिकायत तो तेरी मेरे पास आ रही है। ये इलाका रघु भाई के अंडर में है, तू यहां से निकल जा। राठी हंसते हुए बोला, हाँ चले जाएंगे भाई। अगर ये बूढ़ा पैसे दे दे तो? वैसे तुझे चौधरी ने भेजा है क्या? अच्छा, अगर तेरे दिल में कोई मलाल हो तो तू भी जोर आजमाइश करके देख ले। राघव ने अपना कोट उतारते हुए कहा, एक बात बता पहलवान, अक्ल बड़ी या भैंस? राठी हंसते हुए बोला, बैल बुद्धि समझा है क्या? माना कि अक्ल बड़ी है, लेकिन कई बार भैंस अच्छे अच्छे होशियारों की अक्ल ठिकाने लगा देती है। चल, अक्ल की बात कर दी तो एक शर्त लगाए। अगर तूने मेरे पहलवानों को हरा दिया तो आज से मैं ही तेरे अंडर में काम करूंगा। मुझे भी बेकार में लड़ने का शौक तो है नहीं। राठी की यह बात सुनते ही सभी पहलवान तेजी से आगे बढ़कर अपने डंडों और हथियारों से राघव पर हमला करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि राघव जैसा सोफिस्टिकेटेड लड़का उनके आगे टिक नहीं पाएगा, लेकिन राघव ने उन्हें हैरान करते हुए पहले दो पहलवानों को घूंसों में ही ढेर कर दिया। उसके बाद उसने उन्हीं के बेसबॉल के डंडे लेकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अगले 5 मिनट के अंदर ही सभी पहलवान एक कोने में सिर्फ अपने कच्छों में खड़े अपनी इज्जत बचा रहे थे। राठी भी ये देखकर हैरान रह गया और बोला, मेरे पहलवानों को आज तक कोई नहीं हरा पाया, और तेरे जैसा सिंगल पसली तो कभी नहीं। मैं मान गया तुझे। ये कहते हुए राठी दौड़कर दूध का मग लेकर राघव के पास आया और बोला, ये ले, दूध पी, हेल्थ के लिए अच्छा है। राघव को लगा कि राठी उस पर हमला करेगा, तो उसने खुद को बचाने के लिए हाथ घुमाया, जिससे दूध का मग जमीन पर गिर पड़ा और सारा दूध बिखर गया। ये देखते ही सभी पहलवानों के मुंह से एक साथ आवाज निकली, गई भैंस पानी में। अब ये लड़का नहीं बचेगा। इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता, उसने देखा कि राठी अचानक पगला गया था और किसी भैंसे की तरह उस पर तेजी से हमला करने लगा। राठी चिल्लाया, खाने के साथ मजाक नहीं। राघव ने उस पर कई जोरदार घूंसे बरसाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक पल के लिए राघव को भी उससे लड़ना मुश्किल साबित होने लगा। राठी अचानक तेज दौड़ते हुए राघव की ओर भागा और उसके पेट पर अपने सिर से वार करने लगा। राघव रास्ते से हट गया और उसे सीधा दीवार की तरफ धकेल दिया। राठी का सिर दीवार से जा टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। राघव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और राठी के पास पहुंचा। राठी आधी बेहोशी की हालत में बोला, मान गया, अक्ल ही बड़ी होती है, आज से मैं तेरा वफादार। राघव ने अपना कोट झाड़ा और पहनते हुए बोला, तो इस वफादारी का पहला इनाम मैं तुझे आज से देता हूं। इस एरिया में आगे भी तू ही वसूली करेगा, चौधरी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये कहते हुए राघव अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। आखिर राघव ने रघु भाई के दुश्मन से हाथ क्यों मिला लिया? क्या राठी को साथ करना राघव के लिए भारी पड़ेगा? क्या रोशनी राघव की बातों से उसकी असली पहचान को पहचान लेगी? और क्या राघव के बदले की आग उसके परिवार को भी झुलसा देगी? एक बड़े आलीशान बंगले के कमरे में रघु भाई और एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठे हुए शराब पी रहे थे। रघु भाई ने सिप लेते हुए कहा, चिंता मत कर चौधरी, राघव गया है तो काम करके ही लौटेगा। चौधरी घबराकर बोला, मैं आपकी बात पर शक नहीं कर रहा रघु भाई, लेकिन एक अकेला लड़का राठी का सामना नहीं कर सकता। राठी एक पहलवान गैंग का लीडर है, वो खुद भी कुश्ती में एक समय पर कई मेडल जीत चुका है। रघु भाई अजीब ढंग से हंसते हुए बोले, एक बात बता चौधरी, अक्ल बड़ी या भैंस? चौधरी कंफ्यूज होते हुए बोला, मतलब? रघु भाई ने जवाब दिया, मतलब कुछ नहीं, काम हो जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। रघु भाई हंसते हुए बोले, देखा, मेरे लड़के के ऊपर एक खरोंच का भी निशान नहीं है। राघव, बता चौधरी को, तूने उन लोगों का क्या हाल किया है?
राघव ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जब मैं वहां से निकल रहा था तब पहलवान अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े ढूंढ रहे थे और राठी बेहोश पड़ा था। चौधरी पहले तो शॉक्ड रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया शुक्रिया रघु भाई। मुझे पता है जब तक आपका हाथ मेरे सर पर है कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं कल से ही वहां हफ्ता वसूली शुरू कर देता हूं। तभी राघव बीच में बोल पड़ा, नहीं, तुम अब से वहां वसूली नहीं करोगे। यह बात सुनकर रघु भाई और चौधरी दोनों शॉक में आ गए। चौधरी ने पूछा, अरे लेकिन क्यों? इसका क्या मतलब रघु भाई? वो मेरा पुराना एरिया है, मैं दूसरे एरिया में शिफ्ट नहीं होना चाहता। रघु भाई ने राघव से पूछा, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? राघव ने छत की तरफ देखकर कहा, चौधरी, मैं तुम्हें शिफ्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली बात यह है कि मैंने वो एरिया राठी को ही सौंप दिया है। उसने मुझसे वफादारी की कसम खाई है। यह सुनकर चौधरी गुस्से से उठा और चिल्लाकर बोला, रघु भाई, क्या बकवास कर रहा है ये छोकरा? ये कल का आया हुआ मुझे कैसे हटा सकता है? और तो और वसूली का सारा काम इसने हमारे दुश्मन को सौंप दिया है। रघु भाई भी हैरान थे। राघव ने घूरते हुए कहा, रघु भाई, अगर दुश्मन ईमानदार हो और दोस्त आस्तीन का सांप, तो हमें क्या करना चाहिए? यह कहकर राघव ने फोन निकालकर एक वीडियो प्ले किया और रघु भाई को फोन थमा दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि चौधरी रघु भाई के सबसे पुराने दुश्मन बलराज मामा के साथ रघु भाई को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। वीडियो देखकर चौधरी पसीने से तर होकर मिमियाती आवाज में बोला, नहीं, यह झूठ है, यह नकली वीडियो है। राघव ने फिर से पूछा, रघु भाई, दोस्त अगर आस्तीन का सांप निकले तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? रघु भाई ने गुस्से से चौधरी को देखा और कहा, मौत, खून, टोटल डिस्ट्रक्शन। राघव मुस्कुराया और आंखें बंद करके बोला, तथास्तु, ऐसा ही होगा। चौधरी इस समय समझ चुका था कि अब वो बचने वाला नहीं है। उसने तुरंत छुपाया हुआ खंजर निकाला और रघु भाई पर जोरदार हमला कर दिया। हमले में रघु भाई बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन अगले ही पल राघव तेजी से आगे बढ़ा और चौधरी को उसके ही खंजर से हमेशा के लिए खामोश कर दिया। रघु भाई के कंधे से बहुत तेज खून बह रहा था। राघव ने उनको सहारा दिया और कहा, हमें अभी तुरंत हॉस्पिटल चलना होगा। तभी दरवाजा खुला और राघव की कंपनी के सीईओ मिस्टर चंद्रा ने आकर कहा, सर, पार्टी में गेस्ट आने लगे हैं। बैंगलोर से मिस्टर रामकृष्णा और मिस्टर प्रसन्ना रेड्डी भी आए हैं। आई थिंक आपको सभी लोगों को ग्रीट करना चाहिए। राघव चिल्लाते हुए बोला, नहीं, वो सब लोग वेट कर सकते हैं। रघु भाई को अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। रघु भाई ने राघव का हाथ थामते हुए कहा, नहीं राघव, तुम्हें इंपल्सिव होने की जरूरत नहीं है। मेरा घाव उतना गहरा नहीं है, मैं हॉस्पिटल खुद चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें इस वक्त पार्टी में होना बहुत जरूरी है। अपना बदला कभी मत भूलना राघव, कभी नहीं। राघव ने मजबूरी भरी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन आपको अभी जाना होगा मिस्टर चंद्रा। जल्दी गाड़ी का इंतजाम करवाइए। मिस्टर चंद्रा तेजी से कमरे से बाहर निकले। रघु भाई ने किसी तरह दर्द को सहते हुए कहा, राघव, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। एक खुशखबरी है, तुम्हारी फैमिली का पता चल गया है। राघव अचानक ये सुनकर इमोशनल होकर बोला, सच? कहां है? बोलो। मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है। रघु भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है राघव, वो ज्यादा दूर नहीं है। वो बदरपुर बॉर्डर पर किसी बस्ती में एक कमरे के घर में रहते हैं। तुम्हारा छोटा भाई कुणाल अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्च भी उठा रहा है। तुम टेंशन मत लो, इस पार्टी पर ध्यान दो। मैं उन लोगों को लेकर आ जाऊंगा। जिस पर राघव ने हां में सिर हिलाया। जब राघव पार्टी में पहुंचा तो उसने देखा कि पहले से ही कई सारे गेस्ट आ चुके थे। वेदांता मैट्रिक्स सॉल्यूशन के मालिक मिस्टर राघव मल्होत्रा, सूर्यान केमिकल एंड एग्रोटेक की ओनर मिसेस अनुराधा सूर्यवंशी, तथास्तु रियलिटी वेंचर्स के मिस्टर विकास चौधरी जैसे कई बड़े और जाने माने बिजनेसमैन और फिल्म सेलिब्रिटीज पार्टी में शामिल हो चुके थे। राघव एक एक करके सभी लोगों को ग्रीट कर रहा था। ठीक उसी वक्त पार्टी में कैटरिंग वाले एरिया में कुछ शोर होने लगा। कुछ लड़के और लड़कियों का ग्रुप मिलकर एक वेटर का मजाक उड़ा रहे थे। तथास्तु रियलिटी के सीईओ का बेटा रोहन हंसते हुए बोला, कुछ मजेदार देखना है? ओए वेटर, दिखाई नहीं दे रहा है?
यहां पर सब प्लेट और ग्लासेस खाली हैं, रिफिल कौन करेगा? तभी एक लड़की बोली, ये तो कुणाल है ना, ये हमारी ही क्लास में तो पढ़ता है, लगता है बेचारे को हमें सर्व करने में शर्म आ रही है। रोहन हंसते हुए बोला, शर्म तो आएगी ही, कॉलेज में हीरो बनता फिरता है, पर यहां देखो वेटर का काम कर रहा है। वैसे वैशाली तो इसकी क्रश थी ना। वैशाली जो कि आरंभ फिनवेस्ट के ऑनर की छोटी बहन थी, अपने बालों को झटकते हुए बोली, ओह कम ऑन, मेरे घर के नौकर भी इससे ज्यादा अमीर होंगे, ऐसे भिखारी मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। कुणाल चुपचाप ये सारी इंसल्ट सहन कर रहा था और अपने कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों के ड्रिंक्स रिफिल कर रहा था। जैसे ही कुणाल वैशाली की ड्रिंक रिफिल करने लगा, तभी रोहन ने पैर बीच में अड़ा दिया और सारी वाइन वैशाली के कपड़ों पर गिर गई। वैशाली चिल्लाते हुए खड़ी हुई और बोली, यू ब्लडी बास्टर्ड, तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े खराब किए हैं। यह कहते हुए वैशाली कुणाल के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ने वाली थी, लेकिन कुणाल ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और माफी मांगते हुए बोला, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया है। रोहन ने बीच में पैर अड़ाया था। यह सुनकर रोहन और उसके दोस्त गुस्से में खड़े हो गए। साथ ही वैशाली रोते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। कुणाल को रियलाइज हुआ कि उसने वैशाली का हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसने तुरंत ही उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन वैशाली ने जोर जोर से रोते हुए बात को बढ़ा दिया, एक मामूली सा वेटर होकर इसकी हिम्मत तो देखो, मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया। अगर ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो कोई नॉर्मल लड़की तो इसके आसपास बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कुणाल सफाई दे ही रहा था, लेकिन रोहन और उसके दोस्तों ने उसे मारना शुरू कर दिया। रोहन चिल्लाते हुए बोला, यू बास्टर्ड, तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां खुद को सेफ नहीं मानती। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों को लगता है कि हम जैसे हाई क्लास सोसाइटी की लड़कियों के कोई मॉरल्स नहीं होते। हम भी तुम लोगों की तरह ही गिरे हुए हैं। तुमने फिर दिखा दी ना अपनी औकात। इससे साबित होता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे कैसी परवरिश दी है और वो खुद कैसे होंगे। यह सुनकर कुणाल गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने रोहन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रोहन अपना गाल थामे हुए बोला, देख क्या रहे हो, मारो साले को। अचानक सभी ने कुणाल पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उन लोगों ने कुणाल को जमीन पर गिरा दिया। वैशाली दूर खड़ी होकर खुश हो रही थी। कुणाल के मुंह से खून निकलने लगा था और वो चिल्ला रहा था, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे मां बाप के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहन ने कुणाल के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, लेकिन तभी किसी ने आकर उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। वो कोई और नहीं, राघव था। राघव ने 2 जोरदार तमाचे मारकर रोहन को जमीन पर गिरा दिया। सारी भीड़ अब तक वहां पहुंच चुकी थी। तथास्तु रियलिटी के मालिक विकास चौधरी ने रोहन को उठाया और गुस्से में राघव पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? राघव ने अपना कॉलर ढीला करते हुए कहा, आदमी चाहे मामूली वेटर हो या बहुत बड़ी कंपनियों का मालिक, उसके लिए उसके मां बाप का दर्जा भगवान जितना होता है, और ये किसी को हक नहीं कि वो किसी के मां बाप की बेइज्जती करे। निकल जाओ यहां से। विकास चौधरी धमकी देते हुए बोला, ये रात मैं अच्छे से याद रखूंगा राघव रायजादा। ये कहते हुए वो सभी लोग वहां से बाहर निकल गए। राघव ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, प्लीज आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। एक एक करके सभी लोग इधर उधर फैल गए। कुणाल ने राघव से कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैंने उस लड़की पर जानबूझकर वाइन नहीं गिराई थी। राघव ने कहा, मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कुणाल धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? मेरे जैसे मामूली वेटर के लिए आपने इतने बड़े लोगों को नाराज कर दिया। राघव ने आंखों की नमी छुपाते हुए कहा, मेरा भी एक छोटा भाई था, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। जब वो लोग तुम्हारे साथ बुरा बिहेव कर रहे थे तो मुझे लगा कि कोई मेरे छोटे भाई से बदसलूकी कर रहा है। कुणाल अपना दर्द दबाते हुए बोला, मेरा भी एक बड़ा भाई था आपकी उम्र का, लेकिन अच्छा हुआ कि वो मर गया। उसी की वजह से आज मुझे और मेरे मां बाप को ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। सॉरी, मैंने आपकी पार्टी का मूड खराब कर दिया। मैं अभी जाकर सब ठीक करता हूं। यह कहते हुए कुणाल वापस जाकर टेबल साफ करने लगा, लेकिन कुणाल की बातें राघव के दिल में गहरा घाव कर गईं। राघव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले से एक शब्द तक नहीं निकल पाया और वो चुपचाप वहां से चला गया। तभी पार्टी में डिप्टी सीएम
देवेंद्र कपूर, जो कि रोशनी के पिता थे। उन्होंने अपनी भतीजी आलिया के साथ धमाकेदार एंट्री ली। अचानक पार्टी का सारा माहौल बदल गया और सभी का ध्यान देवेंद्र कपूर पर चला गया। वहीं यंगर जनरेशन आलिया की एक झलक देखने को सब बेताब हो रहे थे। और हो भी क्यों ना, आखिर आलिया फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थी। राघव ने देवेंद्र का स्वागत करते हुए कहा, आप इस पार्टी में आए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देवेंद्र ने हंसकर कहा, आता क्यों नहीं भाई, तुम फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक उभरते हुए सितारे हो, साथ में रायजादा ग्रुप की बैक। हमारे देश को इस वक्त तुम्हारे जैसे यंग और स्मार्ट बिजनेसमैन की बहुत जरूरत है। आई होप कि हम फ्यूचर में मिलकर काम करेंगे ताकि कंट्री भी आगे बढ़े और हम भी। राघव ने देवेंद्र को घूरते हुए देखा और कहा, ऑफ कोर्स। रिपोर्टर्स ने पिक्चर्स ली, लेकिन देवेंद्र पिछले दिनों में हुए एनजीओ स्कैम के सवालों को अवॉइड करके सीधे बार की ओर चला गया। राघव किसी सोच में डूबा था, जिससे उसने नोटिस नहीं किया कि आलिया जब से आई थी लगातार उसे ही देखे जा रही थी। आलिया बहुत ही खूबसूरत और सच्चे दिल की लड़की थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाय, आई एम आलिया। राघव सोच से बाहर निकला और बोला, हाय, आई एम राघव। राघव को आलिया से बातचीत करके लगा कि वो उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। राघव मुस्कुराते हुए बोला, तो मिस आलिया, क्या करती हैं आप? आलिया ने कहा, एक्चुअली मैं अपने अंकल से बहुत इंस्पायर्ड हूं, उन्हीं की तरह पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। राघव ने कहा, दैट्स वेरी गुड। आलिया ने सरप्राइज होकर कहा, यू सिली, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? मैं एक एक्ट्रेस हूं, यू नो, फिल्म, मूवीज, टीवी। राघव एम्बेरस होकर बोला, ओह सॉरी, एक्चुअली मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखता। आलिया मुस्कुराते हुए बोली, दैट्स ओके। और आप क्या करते हैं मिस्टर बिग बिजनेसमैन? लेकिन राघव ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अचानक उसका ध्यान इस टाइम पार्टी हॉल के एंट्रेंस पर जा चुका था। एक बार फिर सामने से लाल रंग की साड़ी पहने, खुले बालों को लहराते हुए रोशनी चलती हुई आ रही थी। लेकिन राघव की आंखों में उसकी खूबसूरती कांटों की तरह चुभ रही थी। आखिर रोशनी राघव की बदतमीजियों के बावजूद भी पार्टी में क्यों आ गई थी? क्या रोशनी देवेंद्र से राघव की शिकायत करेगी? आखिर कौन है रघु भाई की जान का दुश्मन? क्या राघव कुणाल की नजरों में खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा? राघव जैसे ही होश में वापस आया, उसे एहसास हुआ कि एक्चुअली आलिया उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए पूछ रही थी, आप अचानक कहां खो गए? राघव ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। आलिया ने हल्के से शर्माते हुए कहा, तो फिर कल का डिनर मेरे साथ पक्का? राघव इस टाइम रोशनी को देखकर इतना खो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो किस चीज के लिए हां कर रहा है। राघव बोला, ओके, लेकिन फिलहाल मुझे मिस्टर विवान से कुछ बिजनेस की इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। ये कहते हुए राघव तेजी से चलता हुआ रोशनी और विवान के पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, आप लोग इस पार्टी में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। इट्स ए प्लेजेंट सरप्राइज। राघव ने रोशनी की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि रोशनी उसे गुस्से से घूरते हुए देख रही थी। तभी विवान ने कहा, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मेरा इस मीटिंग में आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन इन्हीं भाई साहब ने मुझे जबरदस्ती मना ही लिया। अभी विवान बोल ही रहा था कि अचानक विवान के पीछे से कबीर कूदते हुए बाहर निकला और राघव को गले लगाते हुए बोला, हेलो बड़ी, मैंने भाई को बताया कि तुमने कैसे बिना जाने पहचाने भी मेरी क्लब में हेल्प की, तो वो पार्टी में आने के लिए मान ही गया। बाय द वे, अ वेरी नाइस पार्टी। और भाई मीटिंग नहीं, ये एक पार्टी है। राघव ने भी पूरे जोश के साथ उससे हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच कबीर। विवान ने टोंट मारते हुए कहा, राघव रायजादा की हेल्पिंग नेचर के बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। शाम को भी जब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मेरी मदद करने के लिए तुरंत भागा चला आया था। लेकिन मुझे लगता है कि यह सब केवल ऊपरी दिखावा है, अंदर से तुम कुछ और ही हो। बस मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे इस नकाब के पीछे असली चेहरा कौन सा छुपा है। कबीर ने विवान के कंधे पर मारते हुए कहा, क्या भाई आप भी, ये एक पार्टी है, कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस नहीं, चिल। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके कबीर, बिजनेसमैन को हमेशा अपने बिजनेस के बारे में ही सोचना चाहिए। इसीलिए तो आज विवान वर्मा का नाम इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में आता है। लेकिन सच बताऊं कबीर, बुरा मत मानना,
आने वाले कुछ ही वक्त में मैं तुम्हारे भैया को ओवरटेक कर लूंगा। ऑलरेडी पिछले 1 साल के अंदर मैंने तुम्हारी कंपनी की 6 डील्स अपने फेवर में कर ली है। आई थिंक मिस्टर विवान अब आगे से मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। विवान ने जवाब दिया, यू हैव माई अटेंशन, लेकिन मैं वादा करता हूं कि फिर दोबारा कभी मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तभी कबीर ने इस सिचुएशन को संभालते हुए कहा, कम ऑन गाइस, डोंट मेक मी पिक साइड्स, एंजॉय करते हैं। राघव ने एक बहुत ही फ्रेंडली मुस्कान देते हुए कहा, तुमने सही कहा कबीर, मुझे भी लगता है कि एक दूसरे से लड़ने में हम दोनों का ही नुकसान होगा। और पहले की बात अलग थी, लेकिन अब जब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से कंपीट करें। आलिया, शायद किसी फिल्म का ही डायलॉग है ना, जो काम दोस्ती से हो सकता है उसके लिए दुश्मनी क्यों की जाए। क्या कहते हैं मिस्टर विवान? मिस्टर सलूजा और मिस्टर रेड्डी की जो डील्स मुझे मिली है, हम दोनों मिलकर उन्हें हैंडल करते हैं, इसमें हम दोनों को ही फायदा होगा। विवान ने राघव के आगे बढ़े हुए हाथ को इग्नोर करते हुए कहा, इतने सालों तक इस बिजनेस में रहने के बाद मैं बस एक बात सीखा हूं, जहां बात पैसों की आती है वहां अपना भाई भी सगा नहीं होता। तुम तो फिर भी गैर हो। विवान की यह बात सुनकर कबीर को एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन वो बात संभालते हुए बोला, क्या बा, तू भी एक आइडिया है, तुम दोनों एक पोकर का मैच खेलकर क्यों डिसाइड नहीं कर लेते? विवान कबीर की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर मैं जीता तो जितनी भी डील्स तुमने मुझसे छीनी है वो सब वापस करनी होंगी। राघव ने विवान का हाथ मिलाते हुए कहा, और अगर मैं जीता तो ये डील्स हम पार्टनरशिप में करेंगे। विवान मुस्कुराते हुए बोला, आज तक मुझे कोई भी पोकर में हरा नहीं पाया। राघव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, आज तक आपका सामना राघव रायजादा से जो नहीं हुआ था। तभी पीछे से जोरावर ने आकर विवान के कान में कुछ कहा। विवान ने बार की तरफ देखा तो वहां देवेंद्र शराब के नशे में धुत होकर कुछ जवान लड़कियों के साथ चिपक रहा था। विवान के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक गुस्से से भर गए और वो बोला, कबीर तुम लोग तब तक बैठो, मैं अभी आता हूं। ये कहते हुए विवान देवेंद्र की ओर चला गया। विवान के जाते ही कबीर राघव को कोकीन खींचने का इशारा करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी राघव, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करता हूं। और आंख मारते हुए तुरंत पार्टी हॉल के बैक एरिया में निकल गया। फिर राघव और रोशनी अकेले जाकर एक टेबल पर बैठ गए। राघव ने एक नर्वस मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पार्टी में आएंगी। रोशनी ने तीखी आवाज में कहा, क्यों, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? राघव ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, खुशी और दुख होने के लिए फर्क पड़ना जरूरी है, और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ बिजनेस से फर्क पड़ता है। राघव की यह हॉस्टिलिटी अब रोशनी से बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से में खड़ी होकर बोली, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी करो। राघव मुस्कुराते हुए बोला, प्रिंसेस को गुस्सा आ गया, क्या करोगी, देबू से जाकर कहोगी? अचानक रोशनी को याद आया कि आरव भी उसे प्रिंसेस कहकर बुलाता था और उसके पापा को देबू। रोशनी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इतने में पीछे से विवान मुस्कुराता हुआ आया और बोला, क्या हुआ रोशनी, गुस्से में क्यों हो? रोशनी ने ऑकवर्डली जवाब दिया, कुछ नहीं, बस वो। विवान हाथ में ड्रिंक लिए राघव से बोला, दरअसल पहले ये बहुत खुशमिजाज हुआ करती थी, फिर इन्होंने एक कुत्ता पाल लिया था। वो कुत्ता पहले बहुत वफादार था, हमेशा चौकन्ना रहता था, ये उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन उस कुत्ते ने हमसे धोखा कर दिया। जिस हाथ से मैं उसे खाना खिला रहा था उसी को काट लिया। बस फिर क्या था, मुझे उस कुत्ते को मारना पड़ा और तब से ये ऐसे ही खफा खफा रहने लगी है। एक बात कहूं मिस्टर राघव, अगर आपको कभी कुत्ता पालना हो तो किसी अच्छी ब्रीड का कुत्ता ही रखना। कभी दया करके ये सड़क पर घूमने वाले गली के कुत्ते मत पाल लेना। इनके अंदर ना कोई क्वालिटी होती है, ना कोई लॉयल्टी। जिसके हाथ से बिस्किट मिला उसी के आगे दुम हिला दी। इनके माँ बाप का भी कोई ठिकाना नहीं होता। लावारिस माँ बाप के लावारिस बच्चे ही तो होंगे। विवान की इन बातों से राघव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो किसी तरह मुट्ठियां भींचते हुए अपने आप को कंट्रोल कर गया। इधर बदरपुर की एक बस्ती में पतली गलियों से होते हुए एक छोटे से टूटे फूटे मकान के कमरे में आरव के मान बाप सरला और महेश बैठे रात का खाना खा रहे थे कि तभी बाहर गली में छोटे बच्चों का शोर होने लगा। बाहर एक बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी आई थी।
बस्ती के सारे लोग जमा हो चुके थे, क्योंकि रघुभाई अपनी महंगी गाड़ी में हॉस्पिटल से अपने आदमियों के साथ सीधे बस्ती में एंटर कर चुके थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतना अमीर आदमी बस्ती में आकर क्या कर रहा था। रघुभाई जैसे ही उनके घर के अंदर आए, महेश और सरला घबराकर उठ खड़े हुए। महेश ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, जी आप कौन? रघुभाई ने महेश के दोनों हाथ थाम लिए और बोले, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं आपके बेटे की वजह से यहां आया हूं। मेरा नाम रघु है। सरला ने घबराते हुए पूछ लिया, कुणाल ने अगर आपसे भी बदतमीजी की हो तो मैं माफी मांगती हूं। वो थोड़ा गर्म मिजाज का है। रघुभाई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं आपके बड़े बेटे की वजह से आया हूं। यह बात सुनकर महेश और सरला दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। महेश हाथ जोड़कर बोला, लेकिन वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। अगर उसने आपसे भी कुछ फ्रॉड किया हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन हमारी सारी जमीन जायदाद बिक चुकी है। मैं आपको 1 पैसा भी नहीं चुका सकता। इसका बदला आप मेरे छोटे बेटे से मत लेना। मैं हाथ जोड़ता हूं। यह कहते हुए महेश रघुभाई के पैरों पर गिरने लगे। रघुभाई ने तुरंत पीछे हटते हुए महेश को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और कहा, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहां कुछ मांगने नहीं बल्कि देने आया हूं। दरअसल कंपनी में नौकरी करने के दौरान आरव ने मेरे नए स्टार्टअप में काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे। आरव तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके दिए हुए पैसों से धीरे धीरे करके आज मैंने अपनी खुद की कंपनी बना ली है। और अब जब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है तो मैं चाहता हूं कि उसका हिस्सा आरव की फैमिली को मिले। रघुभाई अपने आदमी के हाथ से 50 करोड़ रुपए का चेक लेकर महेश को थमाते हुए बोले, ये रखिए और अभी के अभी मेरे साथ चलिए। मैंने आपके लिए घर का भी इंतजाम कर दिया है। अब आपको यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। महेश काफी देर तक चुपचाप चेक को देखता रहा। तभी सरला ने कहा, क्या बात है जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? महेश ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, 50 करोड़ रुपए का चेक दे रहे हैं, आरव का हिस्सा। महेश ने चेक लौटाते हुए कहा, जब हमारा बेटा ही चला गया तो पैसे का क्या करेंगे? वैसे भी हमारे माथे पर जो कलंक लगा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। रघुभाई ने समझाते हुए कहा, आजकल की दुनिया में पैसे से हर कलंक मिट सकता है। आप बस ये रुपये रख लीजिए और अपने बड़े घर में शिफ्ट हो जाइए। दुनिया भी धीरे धीरे भूल जाएगी। महेश ने चेक रघुभाई के हाथ में वापस रखते हुए कहा, दुनिया भूल जाएगी, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं? जिस बेटे पर हमें गर्व था वो दुनिया की नजरों में चोर बन गया। इससे बड़ा दुख हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी कुणाल ये पैसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप चले जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं। रघुभाई ये बातें सुनकर हैरान रह गए। गाड़ी की तरफ जाने से पहले बोले, मुझे लगता है कि आपका बेटा ईमानदार था और ये ईमानदारी से मैं उसका हिस्सा यहीं छोड़ के जा रहा हूं। रघुभाई ने चेक वहीं रख दिया। इधर पार्टी में राघव और कबीर की दोस्ती साफ दिख रही थी। कबीर एक पल के लिए भी राघव को अकेला नहीं छोड़ रहा था। विवान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। शराब का एक सिप लेते हुए उसने जोरावर से कहा, इतने कम समय में ये राघव हम लोगों के बहुत करीब आ गया है। न जाने क्यों, लेकिन मुझे इस पर भरोसा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसकी कुंडली निकालो और जो भी पता लगे मुझे बताओ। तभी कुणाल ड्रिंक्स लेकर विवान के पास से गुजरा तो विवान ने तुरंत आवाज लगाई, अरे कुणाल, तुम यहां क्या कर रहे हो? कुणाल नजरें बचाकर वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन विवान ने उसके हाथ से ट्रे खींचते हुए जमीन पर फेंक दी और बोला, तू मेरा भाई होकर यह सब काम कैसे कर सकता है? कितनी बार मैं बोल बोल कर थक गया कि चाचा चाची को लेकर हमारे पास आ जा। अपनी ही कंपनी है, किसी भी अच्छी पोजीशन पर मैं तुझे कल ही जॉब दे सकता हूं। कुणाल हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, एक्चुअली पापा ने आपसे पैसे या किसी भी तरह का फेवर लेने से मना किया है। विवान चतुराई से समझाते हुए बोला, देख कुणाल, हमें एक ही जिंदगी मिलती है और हम उसे ऐसे ही खराब नहीं कर सकते। जब तुम्हारे भाई ने फ्रॉड किया था तो तब तुम्हारे पापा ने उसका साथ देकर गलती की थी, और अब जब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं तो तुम्हें रोककर भी वो वही गलती कर रहे हैं, लेकिन तुम इसे सुधार सकते हो। ये कहते हुए विवान ने अपनी पैंट की जेब से एक क्रेडिट कार्ड निकाला और कुणाल को थमाते हुए कहा, ये ले, जो भी जरूरत हो इसमें से निकाल लेना। और हां, मंडे को आकर मुझसे ऑफिस में मिलना। तुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए।
कुणाल ने झिझकते हुए कार्ड लिया और वहां से चुपचाप चला गया। तभी पीछे से जोरावर आया और बोला, आखिर आप सोच क्या रहे हो बॉस? विवान एक ईविल मुस्कान के साथ बोला, एक बलि का बकरा हमेशा अपने साथ रखना जरूरी होता है। पहले बड़ा भाई गया, अब यह काम आएगा। क्या कुणाल भी विवान के खूनी जाल में फंस जाएगा? क्या राघव अपने मां बाप को गरीबी की जिंदगी से बाहर निकाल पाएगा? क्या वो अपने भाई को विवान के चंगुल से बचा पाएगा? क्या करेगा राघव जब पता लगेगा उसे कि उसका नाम ही उसके मां बाप के लिए बन चुका है कलंक? आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।